हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी मैनेजमेंट की क्लास चल रही है और उसमें हमारा टॉपिक कौन सा नियुक्तिकरण कंप्लीट हो चुका है। उसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं निर्देशन, डायरेक्टिंग के बारे में। किसके बारे में? निर्देशन के बारे में। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये क्या है? ये निर्देश दे रहा है इन सबको। इसके मुताबिक ये सारे लोग कार्य कर रहे हैं, ये इसको गाइड कर रहा है, ये सारे लोग इसी के पीछे 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 काम कर रहे हैं। तो इन सबको निर्देशित कौन कर रहा है? ये व्यक्ति। कौन? ये व्यक्ति इसको निर्देशित कर रहा है। देखिए, ये है अपना चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की और क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहते हैं इसी चैनल पर। बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे आपके लिए क्लासेस यहाँ पर ली जाती हैं। ये हमारा है साथियों ऐप। क्या है? ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर आपको हमारा ये ऐप मिल जाएगा। ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन नाम से आपको ये सर्च करना है वहाँ पर और आपको ये ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको MP पटवारी की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पर जाके टेस्ट लगा सकते हो और अपनी तैयारी को देख सकते हो कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है। ये है अपना ऐप। ये है अपना ऐप इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी नाम से। आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी आपको ये सर्च करना है और आपको वहाँ हमारा ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ आपको डेली क्लासेस PDFs आपको मिलेंगी। डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको मिलती है और ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स जो भी आपके लिए ज़रूरी हो वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे निर्देशन के बारे में कि निर्देशन होता क्या है। निर्देशन का अगर हम बेसिक सी भाषा में बात करें, सादा भाषा में, निर्देशन का मतलब होता है निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना कि वो कार्य ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको गाइड करना अच्छी तरीके से। देखिए, निर्देशन का अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना। मानव संसाधन कौन? जो कर्मचारी वगैरह लोग कार्य कर रहे हैं उन्हीं को क्या मानव संसाधन बोलते हैं। और उनका क्या करना? मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना एवं उन्हें अभिप्रेरित करना है कि वो अच्छे से कार्य अपना करें। उन्हें मोटिवेशन देना, उन्हें गाइड करना। ये सभी क्या है? ये सभी का मतलब क्या है? निर्देशन। समझ में आया आपको निर्देशन का मतलब क्या होता है? देखिए, निर्देशन में क्या क्या सम्मिलित है हम वो जान लेते हैं कि निर्देशन में क्या क्या सम्मिलित है, क्या इसमें आता है। तो देखिए, उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ को आदेश देना। निर्देशन में क्या आता है? जो उच्च अधिकारी होगा वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देगा और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण जब वे काम कर रहे हों। जब कर्मचारी लोग काम कर रहे हो तो उनके काम की देखभाल करना कि और उन्हें गाइड करना कि वो कार्य अपना सही ढंग से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, तो उनकी देखभाल करना। अधीनस्थों को और अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना, यानी कि जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो कार्य अपना अच्छी ढंग से करें। उनको क्या करना? मोटिवेशन करना, उनको मोटिवेशन देना कि अपना कार्य जो वो कर रहे हैं वो कुशलता से करें। ऐसा भारा नहीं टारें कि ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। उनको अच्छे से मोटिवेशन देना कि वो कार्य अपना स्वयं ही अपना दायित्व समझें उस काम को और फिर उस काम को वो करें। अगला क्या है? संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को नेतृत्व करना। संस्था का जो भी लक्ष्य है या जो भी उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए क्या जो कर्मचारी हैं उनका क्या करना? नेतृत्व या गाइड करना उनको, यानी उनका एक लीडर होगा उन सब का,
जो कर्मचारी हैं, और वो क्या करेगा, उनको निर्देशित करेगा। क्या करेगा, निर्देशित करेगा, उन्हें बताएगा कि कार्य किस किस ढंग से होगा और कैसे कैसे ये कार्य करना है। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, निर्देशन में शामिल है कि निर्देशन में क्या क्या होगा, हम बात करते हैं। अब देखिए निर्देशन की परिभाषाएं। सभी वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। हर चीज़ के बारे में उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो निर्देशन की भी कुछ परिभाषाएं हैं। देखिए अर्नेस्ट डेल, ये वैज्ञानिक हैं अर्नेस्ट डेल। अब देखिए इन्होंने क्या परिभाषाएं दी है निर्देशन के ऊपर, वो हम देखते हैं। निर्देशन से आशय व्यक्तियों को यह बताना है कि उन्हें क्या करना है और यह देखना कि इसे वे पूर्ण योग्यता के साथ करें। क्या मतलब, इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तियों को ये बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए, संस्था में आपको क्या करवाना है, आप उन्हें बताएं कि उनको क्या करना है, और साथ ही उसके बाद ये देखना कि वो कार्य उसी ढंग से और उसी योग्यता के साथ वो काम कर रहे हैं या फिर वो नहीं कर रहे। तो ये किसने कहा था, ये आपके कहा था, किस वैज्ञानिक ने कहा था, अर्नेस्ट डेल। आपको याद रखना है अर्नेस्ट डेल ने ये परिभाषा दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पेपर में, ये परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं और उनके नाम। देखिए कुंज एवं ओडोनेल, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिल ही रहे होंगे। हमने नियोजन पढ़ा, संगठन पढ़ा, नियुक्तिकरण पढ़ा, ये सब में ही ये कुंज एवं ओडोनेल, इनका नाम आपको बार बार पढ़ने को मिल रहा होगा। तो आप इनकी परिभाषा जो है बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनकी परिभाषा आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इन्होंने क्या कहा, निर्देशन उन सभी कार्यों का समूह है। क्या, निर्देशन उन सभी कार्यों का समूह है जिसमें वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो अधीनस्थों को कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। निर्देशन क्या है, वो कार्यों का समूह है जिसमें वो सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो अधीनस्थों को कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं या उन्हें मोटिवेशन देती हैं कि वो जो भी कार्य है आपका संस्था में, वो क्या करे कि अच्छे ढंग से कुशलतापूर्वक उन लक्ष्यों को प्राप्त करे, और उनके लिए कुशलतापूर्वक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करे, उनको अच्छे से मोटिवेशन करे। ठीक है, तो ये किसने कहा था, कुंज एवं ओडोनेल ने। तो आपको इनकी परिभाषा भी साथ ही साथ याद करते चलना है और इनका वैज्ञानिक का नाम भी। देखिए अगले वैज्ञानिक कौन है, थियोमन के अनुसार। थियोमन ने क्या परिभाषा दी थी निर्देशन के ऊपर, देखिए निर्देशन में वे प्रक्रियाएं तथा तकनीकें सम्मिलित हैं जिनका उपयोग निर्देश जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समस्त क्रियाएं मूल योजना के अनुरूप चल रही हैं, हो रही हैं या फिर नहीं। इन्होंने क्या कहा है कि आपने जो कार्य दिया है वो कार्य उस ढंग से हो रहा है, जो आपने योजना बनाई थी उसी प्रकार से वो कार्य हो रहा है या फिर नहीं। जो आपने योजना बनाई है मूल रूप से उसी के अनुसार आपकी कार्य हो रहा है या नहीं, ये देखना ही क्या उनके अनुसार निर्देशन है। किसके अनुसार, थियोमन के अनुसार। तो आप इनकी परिभाषा भी याद रखिए और इनका नाम भी। अगला कौन है, अगले वैज्ञानिक है मार्शल डिमोक के शब्दों में। क्या मार्शल डिमोक ने क्या कहा था निर्देशन के बारे में, देखते हैं। निर्देशन कार्य प्रशासन का हृदय है। पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में अगर कि निर्देशन कार्य किसका हृदय है, तो किसका है, प्रशासन का। आपको छोटे छोटे वन लाइनर फैक्ट भी आपको यहाँ याद हो जाते हैं कि निर्देशन कार्य प्रशासन का क्या है, हृदय है। जिसमें अगर यही पूछ लिया जाए कि निर्देशन कार्य प्रशासन का हृदय है और ये परिभाषा किसने दी है या इसका प्रयोग किसने किया है, तो आप क्या सही करोगे, मार्शल डिमोक। किसने, मार्शल डिमोक ने ये परिभाषा जो है दी थी।
जिसमें जिसमें कार्य विधि का निर्धारण करना, आदेश तथा निर्देश देना, गतिशील नेतृत्व प्रदान करना सम्मिलित है। क्या है? जिसमें कार्य विधि का निर्धारण करना, क्या कार्य करना है उसका निर्धारण करना, फिर उनको आदेश देना, निर्देश देना और गतिशील नेतृत्व प्रदान करना सम्मिलित है। किसमें? निर्देशन में। तो इनके अनुसार क्या नेतृत्व की परिभाषा ये है। किसके अनुसार? मार्शल टिमोक के अनुसार। अब हम देखेंगे कि निर्देशन या डायरेक्शन की परिभाषाएं हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि विशेषताएं इसकी क्या क्या है। विशेषताएं या फिर लक्षण आप कह सकते हैं कि क्या क्या है। निर्देशन गतिविधियों को प्रारंभ करता है। निर्देशन क्या करता है? गतिविधि को प्रारंभ करता है कि क्या करना है, कैसे करना है। प्रबंध के अन्य कार्य गतिविधि हेतु आधार तैयार करते हैं। प्रबंध के अन्य कार्य गतिविधि हेतु आधार तैयार करते हैं, परंतु निर्देशन संगठन के भीतर कार्य को प्रारंभ करता है। संगठन में जो लोग होंगे उन्हें एक कोई लीडर गाइड करेगा, उन्हें निर्देश या आदेश उन्हें देगा। तो निर्देश गतिविधियों को क्या करता है? प्रारंभ करता है। तो उन्हें गतिविधियां क्या? निर्देशन गतिविधियों को प्रारंभ करता है। ठीक। अगला क्या है? अगली विशेषता निर्देशन की, निर्देशन का संबंध मनुष्य से होता है। क्या आप कोई वस्तु को निर्देश कर पाओगे? क्या आप कोई किसी चीज को आप आदेश दे पाओगे? क्या उसे आप कह सकते हो वो काम कर ले? नहीं। तो निर्देशन क्या है? मनुष्यों से ही संबंधित होती है कि आप मनुष्यों को ही क्या आदेश निर्देश कर सकते हो। देखते हैं, निर्देशन अधीनस्थों को मार्गदर्शन देने की प्रक्रिया है। किसको? अधीनस्थों को, जो कार्य कर रहे हैं अधीन अपने कर्मचारी, उनको क्या? उनका मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया है। मानव पहलू अनेक तथ्यों से प्रभावित होता है। संस्था में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों के व्यवहार एवं गतिविधियों को इच्छित दिशा में प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। तो आप सीधा याद रखिए कि निर्देशन का संबंध किससे होता है? मनुष्य से होता है। अगला क्या है? अगली विशेषता देखें, निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है, चाहे उच्च स्तरीय हो, मध्य स्तरीय हो या फिर निम्न स्तरीय। उनको नेतृत्व, उनको गाइडेंस, उनको मार्गदर्शन करना तीनों के लिए ही जरूरी हो जाता है। देखिए, उच्च स्तरीय प्रबंधकों से लेकर निम्न स्तरीय प्रबंधक तक सभी निर्देशन का कार्य करते हैं। क्या? तीनों के तीनों जो है वो निर्देशन का कार्य करते हैं। तो ये तीनों स्तर पर निर्देशन आवश्यक है। अब क्या है इसकी विशेषता? निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ज्यादातर हमने देखा कि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, ये सभी सतत प्रक्रियाएं हैं। ये भी जो हम निर्देशन देखते हैं, तो निर्देशन भी क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। इसको भी आप नहीं रोक सकते। कोई कर्मचारी है, उनके लिए आपको मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा, उनको आदेश आपको देने ही पड़ेंगे। तो क्या निर्देशन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या फिर सतत प्रक्रिया है। निर्देशन प्रबंध का ऐसा कार्य है जो क्या है? सतत चलता रहता है। एक बार निर्देशित कर देने से प्रबंध का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, वरन लगातार अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना होता है। आपने किसी को एक बार आदेश दे दिए, एक बार मार्गदर्शन कर दिया, एक बार उसको मोटिवेशन दे दिया, क्या उसको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, उसको जरूरत पड़ती है ना। तो क्या है? निर्देशन जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब क्या है? निर्देशन का प्रभाव।
निर्देशन किस ओर बहता है? तो निर्देशन ऊपर से नीचे की ओर बहता है। कब, कहाँ से? निर्देशन जो है ऊपर से नीचे की ओर बहता है। आदेश ऊपर से नीचे ही तो आते हैं जो आदेश होते हैं। देखिए, निर्देशन का प्रवाह सदैव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जैसा कि बताया गया है, निर्देशन उच्च स्तरीय प्रबंध से निम्न स्तरीय प्रबंध की ओर होता है। क्या? उच्च स्तरीय प्रबंध से निम्न स्तरीय प्रबंध की ओर होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर ये निर्देशन का प्रवाह होता है। अब कोई नीचे निम्न स्तर वाला है, वो ऊपर वाले के लिए तो गाइड नहीं करेगा, उसके लिए निर्देश तो नहीं देगा, उसके लिए आदेश तो नहीं देगा। क्या करेगा? निर्देशन जो है ऊपर से नीचे के लिए बहेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। अगला क्या है? उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत। जो भी आपका उद्देश्य है उसमें क्या हो? सामंजस्य हो। क्या हो उसमें? सामंजस्य। देखें, निर्देशन के सिद्धांत के अनुसार सामूहिक हितों अर्थात संगठनात्मक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्यों में क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। जो व्यक्ति के उद्देश्य हैं और जो संगठन के उद्देश्य हैं वो अलग अलग दिशा में नहीं भागने चाहिए। दोनों आपस में सामंजस्य इनमें होना चाहिए। इनमें क्या हो? समन्वय इनमें होना चाहिए। उद्देश्यों में सामंजस्य, यानी जो व्यक्तिगत उद्देश्य और जो संगठन के उद्देश्य है वो कैसे होना चाहिए? इन दोनों में समन्वय होना चाहिए। ठीक। देखिए, ये हमने देखा कि ये क्या है? ये है निर्देशन के सिद्धांत। ये था आपका उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस संगठन के और व्यक्तिगत हितों के क्या होना चाहिए? इनमें समन्वय होना चाहिए। और अगला सिद्धांत क्या कहता है निर्देशन का? कि आदेश की एकता का सिद्धांत होना चाहिए। अगर कुछ कर्मचारियों को या एक कर्मचारी को आप मानो, अगर उन्हें अलग अलग मैनेजर से या अलग अलग जो ऊंचे पद पर है उनसे अगर उन्हें आदेश मिलेगा अलग अलग से, तो वो बेचारा कैसे एक का काम कर पाएगा? वो किसी का, अगर वो अलग अलग का काम करेगा तो ना एक का पूरा होगा ना किसी का, तो किसी का भी कार्य पूरा नहीं होगा। तो क्या होता है? आदेश की सिद्धांत का मतलब क्या होगा? कि आदेश किसी एक से प्राप्त हो। आदेश में क्या हो? ज़्यादा लोगों से आदेश उसे प्राप्त नहीं होना चाहिए। आदेश क्या केवल एक व्यक्ति से प्राप्त हो। निर्देशन के सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी से क्या आदेश मिलने चाहिए? एक समय पर एक ही अधिकारी से इसमें आदेश मिलने चाहिए। यदि एक से अधिक आदेश प्राप्त होंगे तो इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। भ्रम की, वो बेचारा किसका कार्य करे? उसे इतने सारे लोगों ने कार्य दे दिया है तो वो भ्रम में पड़ जाएगा कि वो आखिर कार्य किसका करे, और कार्य किसी का पूरा नहीं होगा। इसलिए ये सिद्धांत बनाया गया है, आदेश की एकता का सिद्धांत। अगला देखें, अगला सिद्धांत क्या कहता है? अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। यानी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें क्या वो अधिकतम योगदान दें अपना, क्या ज़्यादा से ज़्यादा वो योगदान दें। देखें, निर्देशन के इस सिद्धांत के अनुसार ऐसी निर्देशन पद्धति को अपनाया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक कर्मचारी उपक्रम की सफलता में अपना योगदान दे सके। क्या ऐसी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए जिससे कि जो कर्मचारी काम कर रहा है वो अपनी संस्था को या अपने उपक्रम को एक अच्छा कार्य दे सके, अपना योगदान जो है अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक दे सके। कुशल निर्देशन वही है जो संस्था के कर्मचारियों से अधिक सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। क्या कुशल निर्देशन क्या है? जो संस्था के कर्मचारियों से क्या अधिक से अधिक कार्य ले सकेंगे,
कौन होंगे वो? कुशल निर्देशन, ठीक, यानी कि अधिक से अधिक काम लेना, व्यक्तिगत योगदान लेना। अगला सिद्धांत क्या कहता है निर्देशन का? उपयुक्त निर्देशन तकनीक का सिद्धांत। क्या? उपयुक्त निर्देशन से तकनीक का सिद्धांत, यानी कि निर्देशन की व्यवस्था कैसी हो, तकनीक, निर्देशन की तकनीक कैसी हो? उपयुक्त हो। निर्देशन में उस तकनीक को अपनाया जाना चाहिए जो कर्मचारियों के स्वभाव एवं परिस्थितियों के अनुकूल हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं अपनाना चाहिए जो कर्मचारियों के स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुकूल हो, है ना। तो उपयुक्त निर्देशन कैसा होना चाहिए? जो कर्मचारियों के स्वभाव और परिस्थितियों के उनके अनुसार हो, वो जो काम अच्छे से वो कर पाए। अगला सिद्धांत क्या कहता है? औपचारिक संगठन के उचित प्रयोग का सिद्धांत। औपचारिक संगठन जिसमें कुछ नियम, नीति, कानून वगैरह होते हैं, वो संगठन का क्या एक अच्छी तरीके से उपयोग उसका हो पाए। कुशल नेतृत्व के लिए क्या जरूरी है? यह जरूरी है कि प्रबंधक संगठन के औपचारिक स्वरूप को समझे तथा रचनात्मक तरीके से क्रियान्वयन करवाए, कि जो आपका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी ढांचा है, औपचारिक ढांचा आपका, वो कर्मचारी जो कार्य कर रहा है वो आपके औपचारिक ढांचे को समझे और उसी प्रकार से अपना कार्य वो करे। ये सिद्धांत यही कहता है, औपचारिक संगठन के उचित प्रयोग का सिद्धांत। अगला सिद्धांत देखें, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत। जो अधिकारी होगा और जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें क्या रहता है? संबंध अच्छा बना रहे। क्या? संबंध अच्छा बना रहे। ये कार्य कौन करता है? निर्देशन करता है पर्यवेक्षण। देखिए, निर्देशन के सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को अधीनस्थों से लगातार सीधा संपर्क बनाए रखना चाहिए। जो बड़ा कर्मचारी है तो वो क्या, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो क्या, उनसे सीधा संपर्क उन्हें बनाए रखना चाहिए, जिससे क्या, जिस कर्मचारी को जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगी, कोई काम करने में उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो आपसे वार्तालाप कर सकें। लगातार कार्य को अवलोकन करते रहने से अधीनस्थों में मनोबल में वृद्धि होती है। क्या? लगातार कार्यों का अवलोकन करते रहने से अधीनस्थ जो होते हैं उनके मनोबल में वृद्धि होती है, कि हाँ चलो कोई बात तो कर रहा है उनसे, कोई उन्हें अच्छे से गाइडेंस कर रहा है, अच्छे से उनको नेतृत्व कर रहा है, तो उनको क्या, कर्मचारियों का मनोबल इससे बढ़ता है। और आवश्यकता पड़ने पर वो जो पर्यवेक्षण होगा वो क्या करेगा, उनको परामर्श भी उनको करेगा। अगला देखते हैं, प्रभावशाली संप्रेषण का सिद्धांत। यानी जो संप्रेषण हो, जो उनमें सूचना पहुंचाने की जो तकनीक हो वो कैसी हो, प्रभावशाली हो। देखें, निर्देशन में निरंतर संप्रेषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्थाओं से संबंधित विचारों का आदान प्रदान दोनों ओर से होना चाहिए। कर्मचारी भी इधर से अपनी सूचनाएं दे उनको, और जो उच्च स्तर के प्रबंध हैं या जो बड़े अधिकारी हैं वो भी क्या, अपनी सूचनाएं समय समय पर उनको बताते रहें, तो क्या एक प्रभावशाली संप्रेषण बनेगा। तो यही कहता है प्रभावशाली संप्रेषण का सिद्धांत। नेतृत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आशय है कि अधीनस्थों को निर्देशित करते समय उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या? जब कोई लीडर या नेता उनको समझाएगा, उन्हें नेतृत्व करेगा, तो क्या उनकी सामने वाले की जो कर्मचारी हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। सहयोगकर्ता के रूप में
अधीनस्थ वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें निर्देश मिलता है, अतः उन्हें अच्छा नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। अब नेतृत्व, कोई लीडर है, अगर वो अच्छे से व्यवहार ही नहीं करेगा तो जैसा जैसा लीडर करता है वैसे ही वो लोग करते जाते हैं। अगर वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो वैसा ही वो लोग सीखेंगे, कर्मचारी। तो एक नेता के लिए क्या होना चाहिए कि वो एक अच्छा नेतृत्व कर्मचारियों को प्रदान करे, उनकी भावनाओं को ध्यान रखे, उनके बारे में सोचे और उनसे अच्छे से बात वो करे। तो यही कहता है क्या, नेतृत्व का सिद्धांत। अब हम देखेंगे निर्देशन का महत्व क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, या निर्देशन के गुण क्या होते हैं। देखें, पहला, यह गतिशीलता प्रदान करता है। निर्देशन क्या करता है, गतिशीलता प्रदान करता है। कैसे करेगा कि कोई अपन उसे निर्देशित, कोई जो नेतृत्व, जो लीडर है वो उनको निर्देशित करेगा, उन्हें निर्देशन देगा, उन्हें अभिप्रेरण देगा, उन्हें मोटिवेशन करेगा, तो वो कार्य क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो कार्य कैसा होगा, जल्दी होगा। कैसा, जल्दी। तो ये गतिशीलता प्रदान करता है। कार्य जब उनकी देखरेख में होता है, पर्यवेक्षण क्या करता है, वो देखरेख में अपना काम करवाते हैं, तो क्या इससे कर्मचारी कैसे कार्य करेंगे, जल्दी जल्दी कार्य करेंगे और अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। क्या ये गतिशीलता प्रदान करता है। संगठन में व्यक्ति केवल तब कार्य शुरू करते हैं जब वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करते हैं। अगर उन्हें निर्देश ही नहीं मिलेगा तो वो अधिकारी काम नहीं करेंगे। यह निर्देशन कार्य ही है जो योजनाओं को परिणामों में बदलने हेतु वास्तविक कार्य का प्रारंभ करता है। जो भी योजनाएं अगर बनाते हैं वो कभी तभी सफल होंगे वो जब वो कर्मचारी अपनी लगन से काम करेंगे। और लगन से वो कब काम करेंगे, जब आप उन्हें निर्देश दोगे, आदेश दोगे। तो यही क्या है, गतिशीलता यह प्रदान करता है। अगला देखें, कर्मचारियों के प्रयासों को एकीकरण करना। जो बहुत सारे संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उन सभी के प्रयासों को क्या करता है, ये एकीकरण करता है, एक सूत्र में ये बांधता है। संगठन में सभी क्रियाएं जो होती हैं एक दूसरे से कैसी होती हैं, जुड़ी रहती हैं। अतः सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक ही निर्देशन, पर्यवेक्षण, दिशा निर्देश व सलाह के द्वारा अधीनस्थों की गतिविधियों को समन्वित करता है। क्या कर्मचारियों के प्रयासों को क्या करता है, अभी एकीकरण करता है। कौन, निर्देशन। अगला देखें, अगला क्या लाभ है इसका, निर्देशन का, ये अभिप्रेरणा का माध्यम है। निर्देशन क्या है, मोटिवेशन देने का माध्यम है। निर्देशन से क्या होगा, कोई व्यक्ति अगर ढंग से काम नहीं कर रहा होगा तो उन्हें क्या मोटिवेशन देगा, उन्हें समझाएगा कि कार्य क्यों करना ज़रूरी है, क्या उद्देश्य है आपके। ये सभी क्या होता है, अभिप्रेरणा का माध्यम है। देखिए, जब तक कर्मचारी पूर्ण निष्ठा एवं लगन से कार्य नहीं करेगा तब तक संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई कर्मचारी बिना मन के और ऐसे ही आलस में काम कर रहा है तो क्या आपको उद्देश्य संस्था के प्राप्त हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। क्यों होंगे, जब कर्मचारी अपनी निष्ठा लगन से काम नहीं करेगा तो आपको वो लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकते। कर्मचारी को अभिप्रेरित करने का कार्य निर्देशन से ही संबंधित है या फिर संभव है। निर्देशन में आपको देखने को मिलेंगे कि अभिप्रेरण क्या होता है, तो हम आगे देखेंगे। देखें अगला लाभ क्या होगा, अगला गुण क्या होगा निर्देशन का, यह परिवर्तन को लागू करना संभव बनाता है। अगर कोई कर्मचारी है वो एक ही कार्य को करता रहेगा, अगर जब तक उसे नया कार्य नहीं मिलेगा, जब तक उसे कोई निर्देशित नहीं करेगा उन कर्मचारियों को, तो वो क्या करेंगे, वो तकनीकी परिवर्तन वो
कर ही नहीं सकते। तो निर्देशन से क्या होगा, निर्देशन से परिवर्तन जो होता है उसको लागू करना संभव हो जाता है। उपक्रम की प्रगति के लिए परिवर्तन क्या है, आवश्यक है। एक ही प्रकार से, एक ही विधि, एक ही प्रक्रिया से आप जो काम करोगे तो क्या होगा, वो बाद में जाके ऐसे आपने व्यावसायिक वातावरण पढ़ा तो चेंज होते जाते हैं, आपका जो है फैशन चीज चेंज होती जाती है। तो क्या परिवर्तन करना भी क्या है, एक संगठन या संस्था में वो उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है। कर्मचारी एक जैसा कार्य करना पसंद करते हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं वो उसी को बार बार करते रहते हैं, तो उसी कार्य को क्या करते हैं, वो करना पसंद करते हैं। कार्यों में परिवर्तन लाने के लिए बार बार निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगर कोई अगला कार्य करना है या अगला कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए क्या आपको निर्देशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या यह उपक्रम को लागू, ये परिवर्तन को लागू करना क्या करता है, संभव बनाता है निर्देशन। देखें अगला, यह संगठन में संतुलन स्थापित करता है। क्या करता है, संतुलन या सामंजस्य ये स्थापित करता है। कभी कभी व्यक्तिगत व संस्थागत उद्देश्यों में संघर्ष पैदा हो जाते हैं। जो व्यक्तिगत होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं और जो संस्था के उद्देश्य, उनमें क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। निर्देशन इन संघर्षों को दूर करता है और संगठन में संतुलन स्थापित करने में सहायता कर देता है। निर्देशन क्या करता है, इन संघर्ष जो होते हैं व्यक्तिगत और संस्था के उद्देश्य, उनमें क्या जो संतुलन होता है वो स्थापित करता है। कौन, निर्देशन। देखें, अब हम देखेंगे निर्देशन के तत्व। क्या, निर्देशन के तत्व। देखें, पहला क्या है, पर्यवेक्षण। ये आपको इमेज दिख रही है, ये क्या कर रहा है, ये कर्मचारी है। कौन है, ये कर्मचारी है। ये क्या कार्य कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, इन सभी को कौन देख रहा है, ये पर्यवेक्षण देख रहा है। पर्यवेक्षक जैसे बोले, ये पर्यवेक्षक क्या है, देख रहा है, निगरानी उनकी कर रहा है कि वो जो कर्मचारी हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं और किस ढंग से वो कार्य कर रहे हैं। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन। जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप मोटिवेशन, कोई सॉन्ग सुन लेते हो, वीडियो देख लेते हो, तो क्या इससे आपका थोड़ा बहुत पढ़ाई में कहीं ना कहीं दिमाग आपका लग जाता है। तो यही क्या है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा देना कि लोग अपना कार्य अपनी पूर्ण निष्ठा से करें, अपने मन से करें। जब आप पढ़ाई को बोरियत समझने लगते हो कि पढ़ाई तो अब ऐसे ये नहीं हो रही हमसे, तो आप मोटिवेशन जो वीडियो अगर सुनते हो, मोटिवेशन वीडियो अगर देखते हो, तो आपका एक अंदर से ही मन होता है काय का, पढ़ाई करने का। तो वही क्या है, अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन। संप्रेषण। संप्रेषण क्या है, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जो ऊंचे स्तर से और जो निम्न स्तर है वहाँ तक जो क्रियाएं, जो सूचनाएं पहुंच रही हैं, वही क्या है, संप्रेषण का माध्यम है कि सूचनाएं उन्हें सही ढंग से मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही। तो यही क्या है, संप्रेषण। देखिए अगला, नेतृत्व, लीडरशिप। आपको ये व्यक्ति दिख रहा है, ये कौन है, लीडर, और उसके अंडर में ये क्या, सभी कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये उनको नेतृत्व, ये क्या है, एक नेता है और ये सभी लोगों को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि वो काम अपना कैसे कैसे करें, आदेश उन्हें दे रहा है। तो क्या, ये एक नेता है और ये सभी उसके कर्मचारी, इनको सबको क्या करेगा, वो नेतृत्व करेगा।
हम पर्यवेक्षण हमने देखा, पर्यवेक्षण का हम अर्थ जानते हैं। पर्यवेक्षण जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपरविज़न। क्या बोलते हैं? सुपरविज़न। और जो पर्यवेक्षक होता है उसे क्या बोलते हैं? सुपरवाइज़र बोलते हैं। देखिए, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छी प्रकार से देखना। क्या करता है पर्यवेक्षक? जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वो देखेगा कि वो कार्य किस प्रकार से कर रहा है। इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति को देखभाल करने एवं उनका मार्गदर्शन करने से है। क्या वो जो काम कर रहे हैं उनकी देखरेख करेगा, और जहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा उनका क्या करेगा? उनका मार्गदर्शन करेगा। पर्यवेक्षण में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारी एवं अधीनस्थ में आमने सामने होता है। क्या इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? जो पर्यवेक्षक होता है और जो अधिकारीगण होते हैं या कर्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं? आमने सामने इसमें होते हैं। कि वो देख रेख कर रहा है तो वो क्या आमने सामने ही होंगे, उन्हें मार्गदर्शन कर रहा है तो वो क्या आमने सामने ही होंगे। अब कुछ वैज्ञानिक ने क्या पर्यवेक्षण की परिभाषाएं दी हैं। सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले जॉर्ज टेरी के अनुसार, कौन वैज्ञानिक है सबसे पहले? जॉर्ज टेरी। इन्होंने क्या कहा है पर्यवेक्षण के ऊपर? पर्यवेक्षण निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय साधनों का कुशलतम उपयोग है। जो संस्था के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्या करना? जो मानवीय साधन है यानी जो कर्मचारी हैं उनसे क्या कुशलता पूर्वक काम लेना। यही क्या कहा है जॉर्ज टेरी ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इनकी परिभाषा याद रखनी है। बार बार हमें जॉर्ज टेरी का नाम सब में देखने को मिल रहा है। सब में इसकी परिभाषा इन्होंने सबके ऊपर दी हुई है। अगले वैज्ञानिक कौन है? डेविस। कौन? डेविस। इन्होंने क्या कहा है पर्यवेक्षण के बारे में? देखें, पर्यवेक्षण का कार्य इस बात की गारंटी देना है कि कार्य योजना एवं निर्देशों के अनुसार पूरा किया जा रहा है। अब जो पर्यवेक्षण होगा वो जो उद्देश्य होंगे उसके अनुसार कर्मचारियों से क्या करवाएगा? कार्य पूरा करवाएगा। तो ये किसने कहा है? डेविस ने ये कहा है। पर्यवेक्षण की हम विशेषताएं देखते हैं कि पर्यवेक्षण की विशेषताएं क्या हैं। पहली क्या है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब एक पर्यवेक्षक तो सब संस्था में सब जगह होगा कि वो कर्मचारियों की देखरेख करेगा और उन्हें मार्गदर्शन और आदेश उन्हें देगा। तो ये क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर्यवेक्षण कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर्यवेक्षण कार्य प्रत्यक्ष होता है, अर्थात इसमें दोनों पक्षों प्रबंधक या अधिकारियों एवं अधीनस्थों के मध्य होता है। ये क्या, जो मैनेजर होगा और जो कर्मचारी होंगे वो क्या होंगे? इसमें आमने सामने इसमें होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि अगर वो काम की देखरेख कर रहे हैं तो क्या आमने सामने ही होंगे। अगर मार्गदर्शन कर रहे हैं तो वो क्या, जो सुपरवाइज़र होगा वो क्या होगा? आमने सामने वो अधिकारियों के होगा। अगली विशेषता क्या है? यह प्रबंध के तीनों स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर पर अपनाई जाने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है ये? पर्यवेक्षण यानी एक पर्यवेक्षक तो होगा
जो उच्च स्तर के प्रबंध के जो है उन्हें देख रेख करेगा, उन्हें गाइड करेगा, मध्य स्तर में भी होगा और आपका निम्न स्तर में भी क्या होगा, अपनाई जाने वाली ये सार्वभौमिक क्रिया है। यानी तीनों के तीनों स्तर में पर्यवेक्षण की जरूरत पड़ती है। अगली विशेषता देखें, पर्यवेक्षण प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक भाग है। हम तत्व ही तो देख रहे हैं, निर्देशन के तत्व। तो क्या है निर्देशन का पहला तत्व, क्या है, पर्यवेक्षण। अब पर्यवेक्षण क्या काम करता है, मतलब पर्यवेक्षण क्या विशेषताएं हम देख रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है, कौन, पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करता है कि कार्य वांछित गति से हो रहा है अथवा नहीं। वो कैसी वांछित गति से वो कार्य हो रहा है या नहीं, या फिर आपके जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने में देर लगे। देर नहीं लगना चाहिए ना। कोई काम अगर हो रहा है तो क्या करेगा पर्यवेक्षण, उन्हें काम करने की ट्रिक बताएगा कि ऐसे आप काम करो, उन्हें मार्गदर्शन करेगा। क्या पर्यवेक्षण क्या करेगा, मार्गदर्शन करने का ये कार्य करता है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि वो कार्य ठीक वांछित गति से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए इसका विशेष महत्व है। अब वो जो उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय है वो तो क्या है, बड़े लेवल पे है तो वो कार्य कर लेते हैं। पर सबसे ज़्यादा हमने बात की थी प्रबंध में, तो पर्यवेक्षण या सुपरवाइजर की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए, कि निम्न स्तर प्रबंधक ठीक से काम कर रहे हैं या कि नहीं। तो यही क्या है, पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षक है, सुपरवाइजर है, ये निम्न स्तर के प्रबंधकों के लिए महत्व रखता है। अब एक पर्यवेक्षक की भूमिका क्या होती है या उसके लाभ क्या होते हैं, देखें। यह एक मुख्य व्यक्ति के रूप में है। क्या है पर्यवेक्षक, कोई कर्मचारी नहीं है, वो क्या एक मुख्य व्यक्ति के रूप में है कि वो लोगों को मार्गदर्शन कर रहा है। ये क्या है, ये कौन है, एक मुख्य व्यक्ति है। एक मध्यस्थ के रूप में पर्यवेक्षक की भूमिका क्या है, एक जो है मध्यस्थ, बीच का, वो बीच का इंसान है मध्यस्थ के रूप में। अगला क्या है, एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में। कैसे, मानवीय संबंध के विशेषज्ञ के रूप में। जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या है, वो एक विशेषज्ञ है। जो काम उनको नहीं आएगा कर्मचारियों को, कि जो भी दिक्कत परेशानी आएंगी वो किससे वो बात करेंगे, किससे सलाह लेंगे, तो किससे लेंगे, सुपरवाइजर से। किससे लेंगे, सुपरवाइजर से वो सलाह लेंगे। तो ये क्या, एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में भी है। तो ये तीनों ही क्या है, पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर की भूमिका है। हमारा फर्स्ट हो चुका है कौन सा, पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण हमारा हो चुका है, सुपरविजन हमारा हो चुका है। अब अगला क्या था तत्व, अभिप्रेरणा। क्या था, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए, श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मन में ज़्यादा से ज़्यादा एवं अच्छे से अच्छा कार्य करने की भावना उत्पन्न करना क्या कहलाता है, अभिप्रेरण कहलाता है। जैसा आपको अभी बताया कि जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप कोई मोटिवेशन वीडियो देख लेते हो, इससे आप क्या, पढ़ाई आप अच्छे से कर पाते हो। तो ये क्या है, अभिप्रेरण देने से, मोटिवेशन देने से कर्मचारी मन लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और अच्छे से अच्छा कार्य करने की भावना उत्पन्न करना ही क्या होता है, अभिप्रेरण या मोटिवेशन कहलाता है। इसे अभिप्रेरणा या उत्प्रेरणा भी कहा जाता है। अभिप्रेरण या फिर उत्प्रेरणा इसका दूसरा नाम है। अगर पेपर में उत्प्रेरणा आ जाए तो ये मत सोचना कि पढ़ाई नहीं है। अभिप्रेरणा का ही पर्यायवाची क्या है, उत्प्रेरणा।
अभिप्रेरणा प्रबंध का मानवीय पक्ष है। क्या है अभिप्रेरणा? अभिप्रेरण क्या है? प्रबंध का मानवीय पक्ष है। सबकी परिभाषाएं हैं, हमने पर्यवेक्षक की भी देखी, वैज्ञानिकों ने दी हैं। अब हम देखेंगे अभिप्रेरण के ऊपर कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। कौन है ये? ह्यूइस एवं ब्लेंडर। कौन? ह्यूइस एवं ब्लेंडर। देखिए इन्होंने क्या कहा है, अभिप्रेरणा प्रोत्साहन देने तथा प्रत्युत्तर प्राप्त करने की विधि है। उन्हें क्या करना? प्रोत्साहन, कार्य के प्रति प्रोत्साहन देने और प्रत्युत्तर प्राप्त करने की विधि है। क्या? ये किसने दी थी? ह्यूइस एवं ब्लेंडर ने ये परिभाषा दी हुई है। अगले वैज्ञानिक कौन रहे? देखिए अगले थे रॉबर्ट ड्यूबिन। कौन? रॉबर्ट ड्यूबिन। रॉबर्ट ड्यूबिन ने क्या कहा अभिप्रेरणा के ऊपर? तो देखिए अभिप्रेरणा उन शक्तियों का समूह है जो किसी संगठन में एक व्यक्ति को काम करने तथा उस पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन क्या है? उन शक्तियों का समूह है जो किसी संगठन, कोई एक संगठन है उसमें एक व्यक्ति को काम करने तथा उस पर बने रहने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहन करता है, प्रेरित करता है। मोटिवेशन से आप में काम करने की भावना उत्पन्न होती है, तो वही क्या इन्होंने कहा है, रॉबर्ट ड्यूबिन ने ये कहा है। इनकी परिभाषा भी आप साथ याद करते चलिए। अगले वैज्ञानिक कौन है? EFL ब्रीच के अनुसार। आपके में पूरा नाम शायद ना आए, पेपर में शॉर्ट नाम पूछे जाते हैं वैज्ञानिक के, तो ब्रीच के अनुसार आपका आएगा। देखिए इन्होंने क्या कहा है अभिप्रेरणा के ऊपर? देखिए अभिप्रेरणा सामान्य प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? सामान्य प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया है जो किसी समूह के सदस्य को प्रभावी रूप से मिलजुल कर काम करने, कैसे? मिलजुल कर कार्य करने, अपने समूह के प्रति निष्ठा रखने, सौंपे गए दायित्वों को निचाने तथा समूह द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में एक प्रभावपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन करती है। अगर मोटिवेशन देंगे उन्हें, कर्मचारियों को मोटिवेशन देंगे, तो जो भी उन्हें दायित्व सौंपा गया है, जो भी कार्य उन्हें सौंपा गया है, वो उसे अच्छे ढंग से निभाएंगे। जो भी समूह के प्रति उन्हें निष्ठा है, अगर आप मोटिवेशन दोगे तो वो समूह के प्रति एक व्यवहारिक व्यक्तिगत भावना वो रखेंगे। तो ये परिभाषा किसने दी है? ब्रीच ने दी है अभिप्रेरणा के बारे में। देखें अगली परिभाषा दी है MJ ह्यूइस ने। किसने दी है? MJ ह्यूइस ने ये परिभाषा दी है। देखें अभिप्रेरणा स्वयं को या अन्य किसी व्यक्ति को एक वांछित कार्य करने हेतु उत्प्रेरित करने की क्रिया है। कोई एक व्यक्ति है, उसको एक जो कार्य वो नहीं कर रहा, वो कार्य करेगा किसके द्वारा? मोटिवेशन के द्वारा। उसे उत्प्रेरित, उसे प्रोत्साहन करने की प्रक्रिया ही क्या है? अभिप्रेरणा है। अब हम देखें कि इसकी अभिप्रेरण मोटिवेशन की विशेषताएं क्या हैं। देखें अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव है। क्या है? आंतरिक अनुभव। क्या आप मोटिवेशन को देख सकते हो? नहीं देख सकते। जो अनुभव हो रहा है मोटिवेशन का, जो काम करने की क्षमता आप में आ रही है, काम करने की आप में समझ आ रही है कि काम मुझे करना चाहिए, तो ये क्या आप देख सकते हो? ये अनुभव को आप देख सकते हो। ये अनुभव आप
महसूस कर सकते हो। क्या ये कैसा है? आंतरिक अनुभव है अभिप्रेरणा। सर्वप्रथम व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ आवश्यकताएं जन्म लेती है जिनका प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। क्या सबसे पहले मस्तिष्क में कुछ जो आवश्यकताएं होती हैं आपकी वो जन्म लेंगी और उनका प्रभाव उनके व्यवहार पर पड़ता है और उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ कार्य करने की सोचता है। ये क्या है? एक आंतरिक अनुभव है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार अभिप्रेरणा से क्या होगा? लक्ष्य निर्धारित होगा। क्या होगा? आपको समझ आएगा कि मुझे ये काम करना है। इससे क्या होगा? लक्ष्य निर्धारित होगा। ये व्यक्ति को इस तरह के व्यवहार करने की प्रेरणा देता है जिससे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। क्या मोटिवेशन क्या काम करता है? अपने लक्ष्य को ही तो पूरा करता है। जो अपन कार्य नहीं कर पा रहे हैं वो मोटिवेशन के द्वारा पूरा हो जाता है। उद्देश्य जो होते हैं, जो लक्ष्य जो होते हैं, मोटिवेशन के द्वारा वो पूरे हो जाते हैं। अगली विशेषता क्या है अभिप्रेरणा की? देखें, सकारात्मक अथवा नकारात्मक। मोटिवेशन कैसा? सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक। अब सकारात्मक कैसे होगा? कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसका आप तारीफ करो। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करो, उसकी सैलरी टाइम पर दो, तो उसकी सैलरी दो, उसे बोनस दो, उसे अगर आवश्यकता ऋण दो, उसे लोन वगैरह जो होते हैं वो दो, सुविधाएं दो। इससे क्या होगा? कर्मचारी को कार्य करने की भावना उसमें उत्पन्न होगी, वो कार्य फिर अच्छे ढंग से करेगा। एक आपका होता है नकारात्मक। नकारात्मक मोटिवेशन या नेगेटिव मोटिवेशन कैसा होता है? जिसमें आप कर्मचारियों को ये बोलो, उनके साथ सख्ती से पेश आओ कि ये कार्य आपने नहीं किया, अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं किया तो ये काम अगर नहीं किया, अगर अच्छे ढंग से नहीं किया तो क्या होगा? आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर आपको दंड मिलेगा। धमकी वगैरह देते हैं। इसमें किसमें? नकारात्मक अभिप्रेरणा में। ये आपका अभिप्रेरण की विशेषता। जटिल प्रक्रिया, कठिन प्रक्रिया। अब मोटिवेशन कैसी है? एक कठिन प्रक्रिया है। मोटिवेशन देने से बहुत लोग कार्य कर भी लेते हैं और बहुत लोग कार्य भी नहीं भी कर पाते। देखिए, क्योंकि व्यक्तियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं तथा ये घटती बढ़ती उनमें रहती हैं। तो ये कैसी है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन? ये एक कठिन और एक जटिल प्रक्रिया है। ये क्या है? सतत प्रक्रिया। मोटिवेशन या अभिप्रेरण कैसी प्रक्रिया है? कठिन तो है पर एक सतत प्रक्रिया भी है। यानी कि मोटिवेशन की आपको ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, आपको लगातार इसको देना पड़ेगा। अगर आप समय पर मोटिवेशन उन्हें नहीं दोगे तो वो कार्य ठीक तरीके से वो नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं वो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अगर आपकी एक पूर्ति हो गई तो दूसरी उत्पन्न होगी। तो क्या उनकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं तथा सदैव बदलती रहती हैं। मन में आपका कभी भी चेंज होता रहता है तो उसकी आवश्यकताएं सदैव क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। एक आवश्यकता को संतुष्ट होने पर दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। कहा मैंने, एक आवश्यकता आपकी पूरी होगी तो दूसरी उत्पन्न हो जाएगी, वो पूरी हुई तो अगली। यानी व्यक्ति जो है उसकी आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो उसके लिए क्या अभिप्रेरणा की जरूरत इसमें पड़ती रहती है। अब देखेंगे हम कि मोटिवेशन के अभिप्रेरणा के उद्देश्य क्या है, क्यों ये देना चाहिए, क्या इसके लक्ष्य हैं। कर्मचारी को कार्य के लिए
प्रेरित करना। क्या करना? कर्मचारी को कार्य के लिए प्रेरित करना। अगर आप उन्हें मोटिवेशन दोगे तो वो काम के प्रति प्रेरित होंगे और वो काम को कैसे अच्छे ढंग से, अच्छे प्रकार से वो कार्य को करेंगे। किसके द्वारा? मोटिवेशन के द्वारा। कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना। जब आप मोटिवेशन दोगे तो किस लिए देते हो कि जब संस्था में अगर मोटिवेशन देते हैं तो कि संस्था के उद्देश्य प्राप्त हो सकें। तो क्या? कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना। मोटिवेशन के द्वारा क्या होगा? जो कर्मचारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, क्यों? वो मन लगाकर कार्य करेगा तो संस्था को लाभ होगा। कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। क्या? अगर उन्हें मोटिवेशन देते हैं, अभिप्रेरणा उन्हें देते हैं, तो कर्मचारियों की इससे क्या होगी? आवश्यकताओं की संतुष्टि इनमें होगी। अगला उद्देश्य देखते हैं, व्यवसाय में अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना तथा उन्हें सुदृढ़ बनाना। व्यवसाय में अभिप्रेरण के द्वारा क्या होगा? मानवीय संबंध यानी जो कर्मचारियों का जो संबंध होगा वो निर्माण होंगे और उन्हें मजबूत बनाना। अभिप्रेरण के द्वारा क्या होगा? उनमें संबंध बनेगा और वो कैसा? मजबूत बनेगा। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार करना तथा उसे बनाए रखना। जब आप मोटिवेशन लेते हो पढ़ाई के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए, तो उससे क्या होता है? आप जो कार्य कर रहे हो धीमी गति से, वो कार्य क्षमता में आपकी सुधार होगा और वो बना रहे। अभिप्रेरण का ये उद्देश्य होता है। कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्रदान करना। क्या? कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्रदान करना कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो संतुष्ट है, अच्छा है, उपयुक्त है। मानवीय साधनों का सदुपयोग करना। मानवीय साधन कौन? यही कर्मचारी, इनसे काम लेना, इनका सदुपयोग करना और कर्मचारी के मनोबल को सुदृढ़ रखना। कर्मचारियों का जो मनोबल है वो कैसा? मजबूत करना। अभिप्रेरण से क्या होगा? कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। अभिप्रेरणा का महत्व, लाभ या फिर गुण। कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होना। जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो आपको उस समय के लिए वो कार्य करने के लिए क्या होता है? मन में मतलब होता है कि हम ये कार्य हमको जल्दी से जल्दी करना है और आपको उस कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। कभी देखना आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई, जैसे अपने संदीप माहेश्वरी सर हैं या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इनकी आप कभी मोटिवेशन वीडियो देखना, आपके लिए पढ़ाई करने या बिजनेस करने के लिए क्या एक रुचि उत्पन्न होती है। उत्पादन में वृद्धि। अब उसकी रुचि बढ़ गई। अगर उसकी रुचि बढ़ गई अब तो क्या होगा? वो कार्य अच्छे ढंग से करेगा। कोई कर्मचारी वो कैसा कार्य अच्छे ढंग से करेगा और वो फिर क्या होगा? उससे अच्छे ढंग से करेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी क्योंकि वो कार्य लगन और निष्ठा से कर रहा है। अगर वो कार्य निष्ठा और लगन से कर रहा है तो उसका मनोबल बढ़ेगा कि वो हाँ अच्छे से कार्य कर रहा है और उसका मान सम्मान होगा, उसका क्या होगा? मनोबल बढ़ेगा। श्रम पूंजी संघर्ष नहीं। जब उसे मोटिवेशन और कार्य करने की लगन उसमें उत्पन्न हो जाती है तो जो श्रम या श्रमिक जो होते हैं और जो पूंजीपति यानी जो बड़े अधिकारी होते हैं उनमें क्या वो संबंध अच्छे बनेंगे। किससे? मोटिवेशन से। पर्यवेक्षण व्ययों में कमी। पर्यवेक्षण व्ययों में कमी मतलब इसका कि जो पर्यवेक्षण है, जो पर्यवेक्षक है आपका, उसको देखभाल थोड़ी कम करनी पड़ेगी। क्यों? इंसान को, कर्मचारी को खुद ही समझ में आ गया कि ये मेरा दायित्व है तो वो कार्य को कैसा अच्छे ढंग से करेगा। तो पर्यवेक्षक क्या है? ज़्यादा उसको ध्यान उसको नहीं देना पड़ेगा, पर्यवेक्षक ज़्यादा रखने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा?
लाभ इसका क्या होगा अभिप्रेरण का? निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। जब आप मोटिवेटेड हो जाते हो, जब आप अभिप्रेरित हो जाते हो, तो आप क्या निर्धारित जो आपके लक्ष्य हैं उनकी आप प्राप्ति कर लेते हो। अगला देखें, मानवीय साधनों का सदुपयोग। अभिप्रेरण से क्या होता है? मानवीय साधनों का सदुपयोग होगा। जो कर्मचारी वगैरह होंगे वो अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। श्रमिकों में स्थायित्व। श्रमिकों में स्थायित्व, अगर उन्हें लगेगा कि हाँ चलो यहाँ पर प्रमोशन होगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है ना, उन्हें मोटिवेशन दिया जा रहा है काम को अच्छे तरीके से करने के लिए, तो श्रमिक क्या है उसके मन में दूसरी जगह कार्य करने की भावना नहीं आएगी कि मुझे दूसरी जगह दूसरे विभाग में जाके काम करने की नौबत उसमें नहीं आती। किससे? मोटिवेशन के द्वारा उनका श्रमिकों का स्थायित्व रहता है। श्रेष्ठ मानवीय संबंधों की स्थापना। मोटिवेशन से और क्या होता है? जो मानवीय संबंध होंगे वो कैसे होंगे? श्रेष्ठ मानवीय संबंधों की स्थापना इसमें होती है। अभिप्रेरणा का क्या सिद्धांत दिया था? मास्लो की विचारधारा। आप इनका नाम याद रखिए, मास्लो की विचारधारा क्रम। इन्होंने अभिप्रेरणा के क्या दिए थे? सिद्धांत दिए थे। आपको दिखाऊं मैं, ये आपको इमेज दिख रही है, देखिए इन्होंने ये सीढ़ियाँ देखिए दिख रही हैं। इन्होंने आवश्यकताएं बताई हैं, क्या नीड बताई हैं कर्मचारियों की। देखें, सबसे पहली है आपकी शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं मतलब कि उस व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताएं कैसे? रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, वायु, ये सब क्या उन्हें मिले, उनकी जो आवश्यकता है, जो नीड्स हैं उनकी वो पूरी हों। फर्स्ट आपका शारीरिक आवश्यकताएं हैं। दूसरा क्या है आपका? सुरक्षा आवश्यकताएं हैं। क्या है? सुरक्षा आवश्यकताएं हैं। सुरक्षा आवश्यकताएं में क्या आएगा कि वो नौकरी के प्रति ऐसे हो कि आपको वहां से नहीं हटाया जाएगा, उनका स्थायित्व रहेगा। क्या कि जो वो कर्मचारी कार्य कर रहा है उसे पूरी तरीके से कैसा मन में लगना चाहिए, होना चाहिए कि वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ से उसे नहीं हटाया जाएगा, हटाने का उसमें भय या डर उसमें नहीं रहेगा। तो क्या? सुरक्षा आवश्यकताएं। अब उसे शारीरिक सुख मिल गया, उसे सुरक्षा आवश्यकताएं मिल गई कार्य के प्रति। तीसरा क्या है? सामाजिक आवश्यकताएं। अब वो जो कार्य कर रहा है, वो जो भी संस्था में कार्य कर रहा है, तो सामाजिक आवश्यकताएं हर व्यक्ति की इच्छा होती है। हर व्यक्ति की जो इच्छा होती है क्या होती है कि उसका एक समाज में एक अलग नाम हो, वो ऐसा काम करे कि उसका एक समाज में नाम बने। तो ये इसकी सामाजिक आवश्यकता हो जाएगी। अब फोर्थ नंबर पे आपकी सम्मान की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए होता है। ऐसा पद हो उसका कि वो सम्मानजनक हो, कोई ऐसा कार्य वो नहीं कर रहा हो या समाज में उसकी आवश्यकताएं पूरी हो गई, समाज में उसका मान सम्मान हो गया। अब उसका खुद का सम्मान हो कि वो जहाँ भी जाए उसकी सब रिस्पेक्ट से उसे रिस्पेक्ट दें उसे। यही क्या इन्होंने मास्लो की विचारधारा में ये आपका फोर्थ नंबर का क्या है? आवश्यकताएं है। अब क्या है? आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। अब उसे सारे सुख मिल गए, सम्मान भी उसे मिल गया। अब लास्ट में आता है आपका आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। इसमें क्या क्या आती हैं? इसमें जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं ये सभी इसकी के अंतर्गत आ जाती हैं। आत्म प्राप्ति यानी उसको पूर्ण तरीके से संतुष्टि इसको मिल जाती है लास्ट वाले में। तो आपको ये पांचों की पांचों आवश्यकताएं याद रखनी है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा मास्लो की विचारधारा, और ये नीचे ऑप्शन गलत और एक मान लो आपको सामाजिक आवश्यकताएं दे दी हैं, तो आपके उनके क्रम भी याद रखने हैं, कौन कौन सी आवश्यकताएं दी हैं। तो ये क्या है? मास्लो की विचारधारा क्रम, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ये।
क्या व्यक्ति की इन्होंने आवश्यकताएं को बताई है, आवश्यकता उन्होंने बताई हैं। अभिप्रेरणाओं के प्रकार, मोटिवेशन किस किस तरीके का होता है, देखिए ये अलग अलग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। धनात्मक अभिप्रेरणाएं कैसी होती है, जिसमें उनकी तारीफ करके, उनकी तारीफ वगैरह करके ना, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, उन्हें समझाया जाए, उन्हें वेतन वगैरह दिया जाए, उनसे अच्छा व्यवहार किया जाए, ये होती हैं आपकी धनात्मक अभिप्रेरणाएं। ऋणात्मक, जैसा कि आपको बताया, उन्हें अगर उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया तो उन्हें दंड मिलेगा, अगर आपने कोई काम करने में आपकी भूल हो गई तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, है ना। इसमें नेगेटिव चीज़ें, इसमें नेगेटिव मोटिवेशन आता है, तो यही क्या है, ऋणात्मक अभिप्रेरणा। मौद्रिक या वित्तीय अभिप्रेरणा है, अब वो कर्मचारी को लगन से काम करवाने के लिए क्या मौद्रिक या वित्तीय अभिप्रेरणा देनी पड़ेंगी। कैसे कि उसको अच्छी सैलरी दो, ज़्यादा सैलरी दो, सैलरी टाइम पर दो, बोनस दो, है ना। ये सब किसके अंतर्गत आती है, मौद्रिक या फिर वित्तीय अभिप्रेरणाएं के अंतर्गत। अमौद्रिक या गैर वित्तीय अभिप्रेरणाएं वो होती है जो बिना पैसे के उन्हें मोटिवेशन दे, कि वो बिना पैसे के ही वो कार्य कर रहे हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं उनकी तारीफ करें, अगर अच्छा कार्य किया है तो उन्हें सम्मानित करें, है ना, उनका सम्मान करें, उनके साथ कैसा मानवीय व्यवहार करें, जो कर्मचारी हैं उनके साथ कैसा मानवीय व्यवहार करें। तो यही सब क्या है, अमौद्रिक, जिसमें पैसा नहीं लग रहा, अवित्तीय गैर वित्तीय कि इसमें पैसा नहीं लग रहा और इन्हें मोटिवेशन मिल रहा है, जिससे क्या वो व्यक्ति कार्य करेगा। और मौद्रिक में क्या, पैसों के द्वारा वो पैसों के लालच में अगर उसे अच्छी सैलरी वगैरह मिलेगी तो वो कार्य पूरी निष्ठा से वो करेगा। तो ये थी अभिप्रेरणाओं के कितने 4 प्रकार हैं आपके, आप याद रखिए इन सभी को। अब देखते हैं हम नेतृत्व, लीडरशिप। क्या, लीडरशिप। नेतृत्व एक प्रक्रिया या संपत्ति दोनों ही है। नेतृत्व की प्रक्रिया बिना किसी दबाव के संगठित समूह के सदस्यों की क्रियाओं को प्रभावित या निर्देशित करती है। मैंने आपको वो इमेज में दिखाया था, बहुत सारे लोग थे और उन्हें एक जना क्या कर रहा था, उन्हें गाइड कर रहा था कि कार्य कैसे करना है। उनका निर्देशित उनको कौन कर रहा था, वो एक लीडर कर रहा था, एक समूह का, एक संगठन का लीडर कर रहा था। तो यही क्या है, आपका नेतृत्व है। अब नेतृत्व की परिभाषाएं हम देखते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। हेरोल्ड कुंज एंड हिंज वेहरिद के अनुसार ये परिभाषा देखते हैं हम। नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है। क्या है, व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक कला या फिर प्रक्रिया है, जिससे वे अपनी इच्छा तथा उत्साह से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्ध होंगे। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, किसने दी है, हेरोल्ड कुंज और हिंज वेहरिद ने ये परिभाषा दी हुई है। अगली परिभाषा देखें, जॉर्ज टेरी, इन्होंने सबके ऊपर ही परिभाषाएं दी हैं। जॉर्ज टेरी ने, नेतृत्व एक क्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की कि जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धित हो सकें। क्या, कैसी क्रिया है, लोगों को, व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रभावित करने की, वे जिससे अपने मन से स्वेच्छा से वो कार्य समूह में कर सकें। अगला देखें, ग्लुएक के शब्दों में, ग्लुएक ने क्या कहा है नेतृत्व के बारे में। नेतृत्व एक
पारस्परिक व्यवहारों का समूह है जिसकी रूपरेखा को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग के लिए प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह है जिसकी रूपरेखा को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग के लिए प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। ये किसने कहा है? ये आपके ग्लू एक वैज्ञानिक ने कहा है। इनकी परिभाषा आप याद रखिए। अब हम देखेंगे नेतृत्व की प्रकृति या फिर विशेषताएं या कह लो लक्षण। प्रबंधक का व्यक्तिगत गुण। जो प्रबंधक जो मैनेजर होता है, नेतृत्व क्या है? उसी का व्यक्तिगत गुण है कि वो लोगों से अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा। देखिए, नेतृत्व प्रबंधन की व्यक्तिगत योग्यता होती है। नेतृत्व क्या होता है? प्रबंधक की व्यक्तिगत योग्यता होती है। वह अपनी व्यवहार कुशलता से व्यवसाय के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्या? वो अपनी व्यवहार कुशलता से व्यवहार जो उसका व्यवहार होगा मैनेजर का, उसके द्वारा क्या लोगों से वो काम करवाएगा, किसे? अच्छी ढंग से, और फिर वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। अगला देखें, अगली विशेषता प्रभावीकरण प्रक्रिया। जो व्यक्ति लीडर है, जो नेतृत्व करता है, वो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? उसमें प्रभावीकरण, उसमें एक प्रभाव, दूसरे लोगों को प्रभाव करने का एक गुण होना चाहिए। जिस व्यक्ति द्वारा नेतृत्व किया जाता है उसमें दूसरों को प्रभावित करने का गुण पाया जाता है कि वो दूसरे लोगों को प्रभावित करेगा कार्य करने के प्रति। नेतृत्व द्वारा इस कार्य का व्यवहार किया जाता है कि अधीनस्थ स्वयं ही प्रभाव में आ जाते हैं, अतः नेतृत्व प्रभावीकरण का सार है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। नेतृत्व क्या है? प्रभावीकरण का सार है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है नेतृत्व क्या है? प्रभावीकरण का सार है। सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति। जब एक लीडर है वो समूह को पूरे गाइड करता है तो वो समूह क्या करेगा? उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। नेतृत्व द्वारा संगठन के सामूहिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। क्या? सामूहिक उद्देश्य नेतृत्व के द्वारा क्या किया जाता है? संगठन के सामूहिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। इसके साथ व्यक्तिगत उद्देश्य भी प्राप्त किए जाते हैं। एक तो सामूहिक उद्देश्य, सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति किए जाते हैं नेतृत्व के द्वारा, और व्यक्तिगत लक्ष्य भी नेतृत्व के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सतत प्रक्रिया नेतृत्व प्रदान करना। अब नेतृत्व भी क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि लोगों को, आपको एक उसमें लीडर होगा ही और वो लीडर सबको गाइड करेगा। देखिए, एक सतत प्रक्रिया है अर्थात इसकी आवश्यकता किसी भी समय पर ना होकर हर समय होती है। हर समय होगी। एक लीडर की जरूरत क्या? हर जगह होगी कि उनको निर्देश देने के लिए। संगठन और कर्मचारी के बीच कड़ी कौन जोड़ता है? नेतृत्व, लीडर जोड़ेगा। एक नेता संगठन और कर्मचारी के बीच की कड़ी होता है। नेतृत्व कर्मचारी एवं संगठन के बीच की एक कड़ी है। संगठन द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। संगठन क्या करता है? उद्देश्यों का निर्धारण करता है। नेतृत्व करने वाला उसकी व्याख्या करता है। जो संगठन के उद्देश्य होंगे, लीडर एक नेता क्या करेगा? उनकी व्याख्या करेगा कि क्या करना है, किस किस आपको प्रक्रिया से होके गुजरना है। तो उस सब की व्याख्या कौन करता है? एक नेता। तथा कर्मचारी उन्हें वास्तविक रूप से क्रियान्वित करते हैं। गाइड तो वो करेगा पर काम थोड़ी करेगा, काम तो कर्मचारी कर रहे हैं। वास्तविक रूप उसे कौन देता है? कार्य कौन करता है? कर्मचारी लोग। व्यक्तिगत योग्यता। लीडर की
व्यक्तिगत योग्यता। नेतृत्व क्या है? एक मानवीय क्रिया है, ये व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर होती है। कैसी होती है? ये व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर होती है कि उसका व्यवहार कैसा है, कैसा एक वो नेता है। तो व्यक्तिगत योग्यता उस लीडर में होनी चाहिए। अब एक प्रभावी नेता के गुण हम देखेंगे कि जो एक अच्छा लीडर, अच्छा नेता जो होगा उसमें क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है आपका शारीरिक गुण। शारीरिक गुण आपका, अगर कोई लीडर है उसका अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो सही से आपको वो गाइड नहीं कर पाएगा, सही से आपको वो कार्य, आपकी देखभाल नहीं कर पाएगा, कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो क्या, उसका सबसे अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, उसका उच्चतम स्वास्थ्य उसका होना चाहिए। स्फूर्ति तथा सहनशीलता। स्फूर्ति, उसमें फुर्ती होना चाहिए कोई काम के प्रति, और सहनशीलता उसमें होनी चाहिए। शारीरिक गुण में आते हैं उत्तम स्वास्थ्य और स्फूर्ति तथा सहनशीलता, आपको याद रखना है। सेकंड है आपका बौद्धिक गुण। अब जब लीडर है तो उसमें बुद्धि, दिमाग तो होना चाहिए, वैसे ही वो लीडर बनेगा तो क्या फ़ायदा जब उसमें दिमाग ही नहीं है। अगर बौद्धिक गुण क्या, निर्णय लेने में सहायक। लीडर, अच्छा लीडर कब होगा? जब वो कोई निर्णय लेने में सहायक होगा। वो निर्णय ही नहीं ले पाएगा तो वो काहे का फिर लीडर। अब सेकंड है आपका मानसिक क्षमता। उसकी मानसिक क्षमता भी कैसी होना चाहिए? हाई होनी चाहिए, अच्छी होना चाहिए। समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो भी समस्याएं संस्था में आती हैं, समूह संगठन में आती हैं, उनके प्रति क्या, वो उनका निपटारा कर सके। अगर उसमें अच्छी बुद्धि होगी तो वो उन समस्याओं का निपटारा जल्दी कर देगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो रखेगा। आखिरी आपका मनोवैज्ञानिक गुण क्या है? मनोवैज्ञानिक गुण, यानी उसका व्यवहार कैसा है। व्यक्तित्व आकर्षक शक्ति। व्यक्तिक आकर्षक शक्ति, जैसे ही उसकी जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, मानवीय व्यवहार उसका होना चाहिए कि वो दूर से ही दिख जाए और उसके प्रति आप आकर्षक हो कि वो अच्छा लीडर है, अच्छे से आपको गाइड करेगा, अच्छे से आपके साथ व्यवहार करेगा। तो क्या, व्यक्तिगत आकर्षक शक्ति। सहकारिता की भावना। मनोवैज्ञानिक गुण में क्या आता है? सहकारिता की भावना, उत्साह, साहस तथा लगन। क्या, उत्साह, साहस तथा लगन इसमें होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर लीडर कैसा? और चतुर उसे होना चाहिए, चातुर्य इसके अंदर होना चाहिए। तो क्या, ये क्या है इसके मनोवैज्ञानिक गुण। आज हमने निर्देशन को पूरा पढ़ लिया है, पूरा उसके निर्देशन के तत्व, विशेषताएं, महत्व, सब कुछ हमने आज जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।